हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासेस देहरादून। और आज हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय इसके टॉपिक के ऊपर। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कुछ बातों को कवर अप कर चुके हैं। इस चैप्टर में हमने देखा कि किस प्रकार से नियंत्रण एवं समन्वय एक महत्वपूर्ण चीज़ है किसी भी जीव के लिए। शरीर के डिफरेंट पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है ना, इसी को हमने समन्वय बोला था कि कोऑर्डिनेशन। इसको थोड़ा सा यदि मैं आपको याद दिलाऊं तो हमने देखा था कि एक घटना हमने प्रतिवर्ती चाप इसके पिछले क्लास में पढ़ी थी। वहाँ पर हमने देखा था, सपोज़ यदि किसी मनुष्य का हाथ किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आ जाता है तो वो तत्क्षण ही अपना हाथ वहाँ से हटा लेता है। क्या होगा यदि वो अपना हाथ उस गर्म वस्तु के संपर्क में अधिक देर तक रहने दे? क्या होगा यदि वो अपना हाथ हटा पाने में असमर्थ हो जाए? इसे हमने देखा था कि ये एक प्रतिवर्ती क्रिया होती है। प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि जब कोई ऐसी क्रिया होती है कि हमारी ज्ञानेंद्रियों, हमने ज्ञानेंद्रियों के ऊपर बात करी थी कि 5 प्रकार की हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, उनमें रिसेप्टर्स लगे होते हैं, ग्राही लगे होते हैं, है ना। तो वहाँ से वो रिसीव करके तंत्रिका कोशिका तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हैं, तंत्रिका कोशिका पूरे तंत्रिका ऊतक में, और उसके बाद जब प्रतिवृत्ति क्रिया होती है तो ये सूचनाएं प्रेषित की जाती है मेरुरज्जा तक, है ना। मेरुरज्जा के बाद मेरुरज्जा की जगह पर वे मस्तिष्क तक नहीं भेजी जाती है। क्यों? क्योंकि हमें ये जो रास्ता है इसको छोटा बनाना होता है, या फिर आप ये कह लीजिए कि ये जो प्रतिक्रिया है, जो प्रतिवर्ती क्रिया है, इसको करने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ज़्यादा देर तक, जो हमने एग्जाम्पल अभी जिसके ऊपर बात कर रहे थे, यदि ज़्यादा देर तक उस मनुष्य का हाथ उस गर्म वस्तु पर लगा रहेगा तो उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है ना। यहाँ पर हमने एक चीज़ पढ़ी थी, प्रतिवर्ती चाप, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से ये पूरा साइकिल कैसे कैसे करके सिग्नल्स का आदान प्रदान हो रहा है और कैसे ये पूरी क्रिया संपन्न हो रही है किसी प्रतिवर्ती क्रिया में। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में मैंने आपको जहाँ पर छोड़ा था वो था टॉपिक मानव मस्तिष्क, यानी हमें जो ह्यूमन ब्रेन है उसके बारे में आज डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन आप जानते हैं कि ये एक बुद्धि का, मतलब जो हम मानते हैं कि जहाँ से बुद्धि का प्रवाह होता है वो हमारा मस्तिष्क होता है, मानव मस्तिष्क होता है ना। दिमाग की तुलना की जाती है कि कौन कितना ज़्यादा सोच पाने में समर्थ है, असमर्थ है। इसके अलावा हम देखेंगे कि मानव मस्तिष्क का उपयोग, जब हम चैप्टर की बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय, तो वहाँ पर जो समन्वय है, समन्वय में जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है हमारा मानव मस्तिष्क। इसका काम और भी इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब ये सभी प्रकार की मुख्य क्रियाएं, जैसे कि ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया, इनको कंट्रोल करता है। हमने अभी प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ी थी। प्रतिवर्ती क्रिया वे क्रिया हो गई कि जो समाज में जो हमारे वातावरण में अचानक आए परिवर्तन के कारण होगी, है ना। बट कुछ ऐच्छिक क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं लास्ट क्लास में मैंने आपको डिस्कस किया था, उसको हम आज दोबारा से डिस्कस करेंगे। वही सभी क्रियाएं कंट्रोल की जाती हैं मानव मस्तिष्क के द्वारा। मानव मस्तिष्क एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर सूचनाओं का आदान प्रदान जो होता है बहुत ही तीव्र गति से होना चाहिए, ठीक है। और इसके कितने भाग होते हैं, हर एक भाग का क्या उपयोगिता है, क्या कार्य है, हम ये भी देखेंगे कि मानव मस्तिष्क और क्या क्या कार्य करता है और किन किन चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मानव मस्तिष्क। ह्यूमन ब्रेन, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट हमने देखा कि यह मुख्य समन्वय केंद्र है, ठीक है। मनुष्य का मुख्य समन्वय केंद्र है। हम एक तंत्र के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में हमने इससे पहले पढ़ा था। एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात जब की जाएगी तो
मस्तिष्क और मेरुरज्जु दोनों मिलकर के जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उस तंत्र को हम बोलते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो इसमें आप एक और बात लिख लीजिए कि जो मस्तिष्क है वो मेरुरज्जा के साथ मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तंत्र किस किस से मिलकर बना होता है? मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। से मिलकर बना होता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट, मानव मस्तिष्क के बारे में नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा कि ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं एकत्रित करता है एवं उनका समाकलन करता है। मतलब कि शरीर के सभी हिस्सों से सूचनाओं को ले करके उनका एनालिसिस करके फिर वापस उसके लिए जो भी कार्य करना होगा, उसको जिस भी टाइप के इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा, वो काम जो है हमारे मस्तिष्क का होता है। तो हम लिखेंगे पहली बात तो यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएं एकत्रित करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। ओके, इंफॉर्मेशंस जो सिग्नल्स आते हैं उनको कनेक्ट करता है। करके उनका समाकलन करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया? यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएं एकत्रित करके उनका समाकलन करता है। इसके अलावा मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति प्रदान करता है कि हम सोच सकते हैं और उसके बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं, यानी हम अपने व्यूज़ या अपने आइडियाज़ रख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो होगा, मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति प्रदान करता है। जो सोचने का कार्य है वो हमारे शरीर के कौन से भाग द्वारा किया जाता है? मानव मस्तिष्क द्वारा। और एवं उस पर आधारित क्रिया करने की भी अनुमति देता है, ठीक है। एक तो मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति प्रदान करता है, दूसरा उस पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं मानव मस्तिष्क से रिलेटेड। इनको एक बार दोबारा से देखते हैं। नंबर 1, यह क्या है? मुख्य समन्वय का केंद्र है। जो कोऑर्डिनेशन होगा, जो हमारा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय, उसमें जो समन्वय के लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो मुख्य काम है, वो मानव मस्तिष्क करेगा। इसका सेकंड पार्ट, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये किस किस से मिलकर बना होता है? ये मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु से मिलकर बना होता है। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, यह शरीर के सभी भागों से सूचनाएं एकत्रित करके उनका समाकलन करता है। समाकलन इन द सेंस कि उन सूचनाओं को जोड़ता है और एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन के रूप में उनको कन्वर्ट करता है। उसके बाद लास्ट है, मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति प्रदान करता है और उस पर आधारित क्रिया करने की अनुमति भी प्रदान हमको मस्तिष्क द्वारा की जाती है। तो ये मानव मस्तिष्क के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं।
मानव मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, और वो 3 पार्ट्स फर्दर और छोटे छोटे केंद्रों में कह लीजिए या पार्ट्स में बोल लीजिए क्लासीफाई होते हैं। तो उन पार्ट्स को समझने से पहले हम एक छोटा सा पार्ट समझते हैं, जो क्रिया मैंने आपको बताई थी। तो क्रियाएं हमने ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। तो मैंने आपको इसके पिछले लेक्चर में ये बात बताई होगी कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमारी इच्छा से यानी हमारी विल से कंट्रोल होती हैं। कुछ क्रियाएं दूसरी तरफ जिन पर हमारी इच्छा नहीं चलती, उनका होना स्वाभाविक है। और इसके अलावा प्रतिवर्ती क्रिया हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि समाज में अचानक, वातावरण में अचानक आए परिवर्तन के कारण जो क्रिया होगी उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया बोलेंगे। ऐच्छिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण, जैसे कि सपोज हम अपनी पेशीय क्रिया जो करते हैं, जैसे कोई टेबल पर से पुस्तक को उठाना या फिर पानी की बोतल उठाना, है ना, गाड़ी चलाना, तो ये सारी जो है हमारी ऐच्छिक क्रिया है। यदि हम चाहें तो इसे करें, यदि हम ना चाहें तो उसे ना करें। इसके बाद आती हैं अनैच्छिक क्रियाएं, जैसे कि हमारे हृदय का धड़कना, सांस का लेना, भोजन का पाचन होना, है ना। ये तो क्रियाएं ऐसी हैं जिन्होंने ऑटोमेटिकली होना है, मतलब इस पर हमारी इच्छा नहीं चलेगी, तो ये आ जाएंगी अनैच्छिक क्रियाएं। और प्रतिवर्ती क्रिया, जैसे किसी गर्म वस्तु के संपर्क में हाथ आना या फिर हमको स्वादिष्ट भोजन की सुगंध से भूख लगना, ये सारी क्या हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं। मतलब कि कुछ क्रियाएं जो तुरंत से, जैसे हमारी जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, उनको हम प्रतिवर्ती क्रियाएं बोलते हैं। तो इन सभी क्रियाओं को समझने के लिए दिमाग में अलग अलग केंद्र बने होते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है। पहले इसको लिखते हैं। मानव मस्तिष्क आपने लिख लिया होगा। नंबर 1 ऐच्छिक क्रिया। वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती हैं, जैसे कि सपोज टेबल पर से पुस्तक उठाना, ठीक है, और कदम चलाना आदि। इसके अलावा सेकंड अनैच्छिक क्रियाएं, इसमें हमने कौन कौन सी क्रियाएं देखी, जैसे हृदय का धड़कना, श्वसन की क्रिया या वमन की क्रिया कह लीजिए, वमन की क्रिया भी। इसके अलावा पाचन की क्रिया। तो ये सारी क्या हैं, ये अनैच्छिक क्रिया हैं आदि। इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट पढ़ा था पिछली क्लास में, वो है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये क्रियाएं समझ में आ गई। प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी, जो कि वातावरण में जो अचानक होने वाली क्रिया है, मतलब वातावरण की अनुक्रिया के, हमने एक शब्द पढ़ा था अनुक्रिया, तो अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुआ परिवर्तन, अचानक हुई क्रिया, ठीक है। इन शॉर्ट लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि हम इसको पिछले लेक्चर में लिख चुके हैं। तो ये 3 प्रकार की क्रिया हैं। अब ये 3 प्रकार की क्रिया मस्तिष्क के किन किन भागों द्वारा, किस पार्ट द्वारा कौन सी क्रिया कंट्रोल की जाएगी, किस पार्ट द्वारा कौन सी क्रिया कंट्रोल की जाएगी। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते कौन कौन से, उनके नाम क्या क्या हैं। मानव मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क को हम सबसे पहले 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। सबसे आगे वाले भाग को हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, बीच वाले भाग को हम बोलते हैं मध्य मस्तिष्क, और पीछे वाले लास्ट वाले पार्ट को हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क।
सबसे पहले जो आगे वाला भाग हो गया वो हो गया अग्र मस्तिष्क। इसके बाद सेंटर में आएगा मध्य मस्तिष्क और उसके बाद लास्ट में आएगा पश्च मस्तिष्क। ओके, अब ये देख लेते हैं कि अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं जो हैं वो कंट्रोल की जाती है। तो अग्र मस्तिष्क द्वारा हमारे जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, सपोज देखने की, सूंघने की, है ना, देखने की, सूंघने की, सुनने की, इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं यानी जो ऐच्छिक पेशी से, हमने बोला था ना अभी, हमारी मांसपेशियों से रिलेटेड जो हमें हरकत करानी होती है वो क्रियाएं भी ऐच्छिक पेशी से संबंधित क्रिया। क्रियाएं ये भी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? अग्र मस्तिष्क के द्वारा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण क्रिया है जो कि अग्र मस्तिष्क कंट्रोल करता है, आपको ये याद रखनी होंगी सारी। अग्र मस्तिष्क जो भूख से संबंधित, हमें भूख लगने लगती है ना, भूख का एहसास होता है जहाँ हम बहुत देर तक भोजन नहीं करते हैं, तो ये भूख से संबंधित जो क्रिया है, जो हमें भूख लगने लगती है, हमारे शरीर को ये मैसेज कौन पहुँचाता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग? अग्र मस्तिष्क। तो जो भूख से संबंधित क्रियाएं हैं वो अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, तो ये हो गया अग्र मस्तिष्क। तो यहाँ पर मोस्टली आपने देखा जो ऐच्छिक पेशी से संबंधित क्रियाएं हैं वो अग्र मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। इसके अलावा जो अनैच्छिक क्रियाएं होंगी वो मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा। यहाँ पर जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी वे अग्र मस्तिष्क द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं होंगी वो तो मेरु रज्जा द्वारा। इस बात को आप ध्यान रखना, तीन प्रकार की क्रियाएं पड़ी, तो जो प्रतिवर्ती क्रियाएं है वो मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है ना। भले ही बाद में वो सिग्नल जो हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचाए जाते हैं, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया जो है मेरु रज्जु द्वारा। इसके बाद ऐच्छिक क्रियाएं, जो ऐच्छिक पेशी से संबंधित क्रियाएं जो हैं अग्र मस्तिष्क द्वारा, और अनैच्छिक क्रियाएं हैं जो वे मध्य मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क जो है अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित करता है। इसके अलावा कुछ और अनैच्छिक क्रियाएं जैसे श्वसन हो गई, वमन हो गई, तो ये क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क कंट्रोल करता है। तो पश्चिम मस्तिष्क के और छोटे छोटे केंद्र होते हैं, उन केंद्र को समझते हैं। तो ये किस किस पार्ट, ये कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी क्रियाओं को कंट्रोल करता है? तो इसका एक भाग है मेडुला, पश्चिम मस्तिष्क का एक भाग है मेडुला, या फिर केंद्र कह लीजिए या फिर पार्ट कह लीजिए। ठीक है, मेडुला जो होगा ये श्वसन से संबंधित या फिर लार आना, इस प्रकार की जो क्रिया होंगी ये मेडुला द्वारा नियंत्रित की जाएगी। इसके अलावा मस्तिष्क का एक दूसरा भाग जिसको हम कहते हैं पोन्स, पोन्स जो है ये श्वसन से संबंधित क्रिया, श्वसन क्रिया को नियंत्रित और रेगुलेट करने का काम ये पोन्स करेगा। श्वसन क्रिया को पोन्स नियंत्रित करेगा। ठीक है, मेडुला में भी आप इसे लिख सकते हैं, मेडुला में
ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि मेडुला में लार आना की जो क्रिया है वो नियंत्रित की जाएगी मेडुला द्वारा, और उसी का ही एक पार्ट है पोन्स। तो पोन्स जो है वो श्वसन क्रिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा अलग से। इसके बाद मस्तिष्क का एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो होता है पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, या फिर एक केंद्र कह लीजिए, जो होता है अनुमस्तिष्क। इसका जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है, जो संतुलन से संबंधित क्रियाएं हैं। संतुलन से संबंधित मतलब यहाँ पर बैलेंस से रिलेटेड जो क्रियाएं होती हैं, जैसे कि साइकिल चलाना, और सीधी रेखा में चलना, है ना, चलना। इसके अलावा हम जो लिखते हैं, लिखने की क्रिया, ये सारी जो क्रियाएं हैं, संतुलन बनाना, इससे संबंधित जो क्रियाएं होती हैं बैलेंस से रिलेटेड, वो हमारे अनुमस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती है। पेंसिल उठाना और इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं। तो आपको मानव मस्तिष्क हमने इससे पहले पढ़ा था, उसमें हमने सबसे पहले उसके बारे में कुछ पॉइंट समझे थे कि ये क्या करेगा, सूचनाओं को रिसीव करेगा और उनको कंट्रोल करेगा, उनका समाकलन करेगा। इसके बाद हमने देखा मानव मस्तिष्क के 3 पार्ट हो गए। जो क्रियाएं हैं वो हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, ऐच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया। तो प्रतिवर्ती क्रिया के लिए सीधे तौर पर मेरुरज्जु जिम्मेदार है ना, क्योंकि यहाँ से फिर मेरुरज्जु के बाद वो जो भी सूचना है वैद्युत आवेग के रूप में मानव मस्तिष्क तक तो पहुँचते ही थे, लेकिन जो यहाँ पर काम मुख्य रूप से करता है वो मेरुरज्जा करता है। इसके बाद 2 प्रकार की क्रियाएं बच गई, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। तो ऐच्छिक क्रियाएं जो मोस्टली हैं वो अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इनमें जैसे देखने की क्रिया, सूंघने की क्रिया, सुनने की क्रिया, और एक और पॉइंट आपको याद रखना है, भूख से संबंधित क्रिया। ये क्रियाएं अग्र मस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। इसके बाद मध्य मस्तिष्क जो है मोस्टली अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क दोनों। पश्च मस्तिष्क के कुछ भाग आपको याद रखने हैं, मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क। ये सेपरेट अलग अलग क्रियाओं के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मेडुला लार आना, जो क्रिया लार आने की जो क्रिया होती है उससे संबंधित होता है। पोन्स श्वसन क्रिया से संबंधित होता है। अनुमस्तिष्क जो है ये बैलेंस मतलब संतुलन बनाए, संतुलन से संबंधित, है ना, इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, संतुलन से संबंधित जो क्रिया होती हैं वो अनुमस्तिष्क द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। वो कौन कौन सी क्रिया है? साइकिल चलाना, सीधी रेखा में चलना, पेंसिल उठाना, पेन उठाना, लिखना, इस प्रकार की क्रियाएं। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जब कोई व्यक्ति जो है शराब का सेवन करता है तो ज़्यादा शराब का सेवन करने से वो ये संतुलन की जो स्थिति है, जो संतुलन का जो कार्य है वो ढंग से नहीं कर पाता है, यानी वो सीधी रेखा में नहीं चल पाता है ना, लड़खड़ा कर चलता है, और जो उसके बॉडी का जो बैलेंस है वो खो जाता है। तो वहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो शराब का इफ़ेक्ट पड़ता है वो मस्तिष्क के इस भाग पर पड़ता है। ठीक है, मस्तिष्क के कौन से भाग पर? अनुमस्तिष्क भाग पर, क्योंकि बॉडी का जो बैलेंस बनाने से रिलेटेड जो कार्य हैं वो नहीं हो पाते हैं उसके बाद। तो स्टूडेंट्स, ये हमने देखा था कि मानव मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी क्रियाएं हैं उनको यहाँ पर हमारा मानव मस्तिष्क का भाग और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग, जैसे हमने सबसे पहले तंत्रिका तंत्र पढ़ा था, वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे पादपों में समन्वय। अभी हमने जो तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड जो 2 टॉपिक्स थे जो तंत्रिका तंत्र में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो हमने तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका ऊतक को समझा था। हमने इसमें देखा था कि जो मैसेजेस हैं, जो सूचनाएं हैं, वो वैद्युत आवेग के रूप में ट्रांसफ़र कर रही हैं, और हमने देखा था यदि प्रतिवर्ती क्रिया होती है तो प्रतिवर्ती चाप बनता है, और इस प्रकार की क्रिया में जो मेन रोल प्ले किया जाता है वो मानव मस्तिष्क के द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जा के द्वारा किया जाता है। आज हमने मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखा कि मानव मस्तिष्क होता क्या है, मानव मस्तिष्क का कार्य क्या होता है। इसके बाद हमने देखा कि मानव मस्तिष्क में कितने इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं।
आपको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क तीनों पार्ट्स को अलग अलग समझना है कि उनके क्या क्या कार्य होते हैं। पश्च मस्तिष्क के 3 पार्ट्स जैसे कि मेडुला, पोन्स और अनुमस्तिष्क, इन तीनों के भी अलग अलग वर्किंग को आपको देखना है। आने वाले लेक्चर में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे पादपों में समन्वय, मतलब कि जिस प्रकार हमने देखा कि मनुष्यों में समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए एक मानव मस्तिष्क उपस्थित है, मेरुरज्जा, तंत्रिका तंत्र, ये सभी जो है समन्वय के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन जो मुख्य समन्वय का केंद्र है वो मानव मस्तिष्क है। लेकिन जो पादप हैं वे भी सजीव हैं, तो उनमें समन्वय किस प्रकार से होता है? क्या वो मनुष्यों के समान होता है या फिर डिफरेंट होता है? क्या उनमें भी मानव मस्तिष्क की तरह कोई ऐसा यंत्र लगा है, कोई ऐसा बॉडी पार्ट है जो कि सोचने का काम करता है, जो सूचनाओं को एकत्रित करता है, उनमें सोचने की समझ पैदा करता है? क्या ऐसा पौधों में भी होता है कि उनके पास कोई तंत्रिका कोशिका, कोई तंत्रिका तंत्र है? अगर नहीं तो किस प्रकार से वो समन्वय का कार्य करते हैं? स्टूडेंट्स, पादपों में समन्वय है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। आप इस लेक्चर को यदि देखना चाहें तो डीडी उत्तराखंड के यूट्यूब चैनल पर जा कर के वहाँ पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। इसके पिछले लेक्चर्स जो भी हैं वो भी मिल जाएंगे। यदि आपको अभी 10th के क्लास में पढ़ते हुए कोई 9th क्लास के टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो 9th क्लास से रिलेटेड टॉपिक्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, आप उनको कवर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का पढ़ाया गया समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।